नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि यूपी एपीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक सीरीज चल रही है जब तक कि 2002 से लेकर 2018 तक के सारे पेपर सॉल्व नहीं हो जाते। ये दूसरा सेट है। पहले सेट में हमने 2002 के 50 क्वेश्चन जो ला के हैं उसको सॉल्व किया था। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे उस 50 क्वेश्चन से आगे। तो उससे पहले एक यूपी एपीओ से ही संबंधित एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को। वो ये इन्फॉर्मेशन है कि यूपी एपीओ के लिए अनअकैडमी पर एक मैराथन सीरीज चल रही है जो कि 23 तारीख से शुरू होगी और एक सप्ताह के लिए चलेगी। और ये इसकी क्लास की खासियत ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए किसी भी प्रकार के पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। और इस सीरीज़ को चलाने वाले लोग हैं अनअकैडमी के। आप देख सकते हैं पंकज कुमार त्रिपाठी सर, हर्ष बिहारी सर, मैं हूँ, अलख कुमार सर हैं, सिद्धार्थ दुबे सर हैं। तो ये लोग मिलकर इस सीरीज़ को चला रहे हैं। इसके लिए किसी भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा कोड है RAILAW10 RAILAW10 यानी राय लॉ 10। इस कोड का अगर प्रयोग किया जाएगा तो अगर मान लीजिए कभी किसी भी व्यक्ति को कोई सब्सक्रिप्शन अकेडमी का लेना होगा तो 10% एकदम से डिस्काउंट हो जाएगा फीस में। तो इस कोड को याद रखिएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उससे आगे अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, 101 नंबर, क्योंकि 100 तक हमने सॉल्व कर लिया था पिछले सेट में। 101 नंबर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि न्यायिकेतर संस्वीकृति ये यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। कथन है और कारण है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। अब इसमें से सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? इसमें सही ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन कथन का कारण सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 102। पढ़िए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति क्या है? आपके सामने सारे ऑप्शन हैं और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक, दस्तावेजी तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में अंतर्विष्ट सारे कथन आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। किन बातों की न्यायिक अपेक्षा करनी होती है? जुडिशियल नोटिस करनी होती है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद ये आपके बी, सी और डी हैं। में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1, 2 और 3, 4 चारों सही है कि दस्तावेज के अंतर्गत ये चारों चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 पढ़िए। कुछ मामलों में स्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है, सभी मामलों में न्यायिकेतर संस्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बातें तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन के रूप में सही नहीं। ये है आपका 106। 106 देखिए, किसी विवाहित स्त्री की आत्महत्या के संबंध में जो 113A के अंतर्गत एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन बनती है उसके लिए क्या जरूरी है? अब इसमें ऑप्शन पढ़िए
इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 107 है कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है, कारण क्या है? इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें 108 में क्वेश्चन है कि स्वीकृतियाँ स्वीकृतिक विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, कि निश्चायक सबूत हैं, विबंध के रूप में प्रवर्तित नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 31 यही बात कहता है कि स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती हैं, ये विबंध के रूप में लागू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 109। छोटा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कि प्रति परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। कहाँ है? तो सेक्शन 140 के अंतर्गत बताया गया है कि सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 110 का। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का कौन लघुकरण कर सकता है? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कहाँ प्रोविजन है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 433 में कम्यूटेशन से संबंधित प्रोविज़न है कि किस कम्यूटेशन के संबंध में, और ये कम्यूटेशन उसकी कंसेंट के बिना भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को ट्रांसफ़र करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रयोग किसके आवेदन पर किया जाता है? ये है आपके सामने क्वेश्चन, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये प्रोविज़न है कहाँ है? सेक्शन 406 में है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पर वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग 112 कि 10 वर्ष के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश जो है वो सहायक सत्र न्यायाधीश दे सकता है, असिस्टेंट सेशन जज दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? इसमें आपको है जो एक अपराधी हो, दूसरा है उसकी उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है, तीसरा है उसकी उपस्थिति में जमानती अपराध करता है, और चौथा है कि उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेक्शन नंबर 43 यही बताता है कि एक प्राइवेट पर्सन किसी अपराधी को कब गिरफ्तार कर सकता है, तो जब उसके प्रेजेंस में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तो कर सकता है। ये है आपका 114। सीआरपीसी में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा कौन सी धारा के अंतर्गत जारी की जाती है? तो ये जारी होती है सेक्शन 82 के अंतर्गत। ध्यान रखना है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा है, अपराधी की उद्घोषणा नहीं है। तो अपराधी की भी उद्घोषणा होती है कुछ गंभीर अपराधों के संबंध में, जब प्रोक्लेमेशन निकाला जाता है और वो प्रोक्लेमेशन में निर्धारित किए गए समय के भीतर वो नहीं आता, तो उसके लिए फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा भी निकाली जा सकती है। तो वो 82 का क्लास नंबर 4 होता है, लेकिन ये फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जो होती है वो 82 के अंतर्गत निकाली। नेक्स्ट, सेशन ट्रायल।
सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है? सेशन ट्रायल 225 से 237 तक है। और ये इसके संबंध में आप जानते हैं कि 236 तक इसका हो जाता है। और 237 के अंतर्गत वो है कि जो 199 के क्लास 2 के अंतर्गत जब सेशन कोर्ट काग्निजेंस लेता है तो ऐसे मामलों में विचारण की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में बताया गया है 237 में। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धाराओं में विवाह के विरुद्ध अभियोजन का प्रावधान करती है? कौन सी धारा है जो इसकी प्रक्रिया बताती है काग्निजेंस लेने की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप क्वेश्चन सेक्शन नंबर 198 जो कि कहती है कि विक्टिम के यानी एग्रीव्ड पर्सन के कंप्लेंट पर ही उसमें काग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, थोड़ा छोटा हो जाएगा आपके लिए। अगर किसी अभियुक्त के पास साधन नहीं है कि वो रख सके प्लीडर, तो राज्य अपने खर्च पर उसके लिए प्लीडर उपलब्ध कराता है। कौन से सेक्शन के अंतर्गत ऐसा है? तो वो सेक्शन है सेक्शन 304 के अंतर्गत होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 118 क्या कहता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत कौन किसी सह अपराधी को क्षमादान करने के लिए अधिकृत नहीं है? सह अपराधी को कौन क्षमादान नहीं कर सकता 306 के अंतर्गत? तो ये होगा इसमें सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, जो कि ये नहीं कर सकता। यही ऑप्शन सही है। बाकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सब लोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि सीजीएम कर सकता है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, वो तो किसी भी स्टेज पर कर सकता है। लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जब करता है तो केवल इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ही करता है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्डन का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि सीजीएम कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन 119 का कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा वह बंद करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध कर लिया जाए तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस, पूछती है, उसको वो लिख भी सकती है कौन सी धारा के अंतर्गत, लेकिन उस पर सिग्नेचर नहीं कराएगी। तो कहता है कि 161 के अंतर्गत पूछ सकती है, उसको लिख सकती है, लेकिन 162 मना करता है, कहता है कि उसको वो उस पर सिग्नेचर उसके नहीं करा सकती। साक्ष्य के रूप में इसका क्या उपयोग होगा ये भी 162 ही बताता है। कहता है कि 145 के अंतर्गत खंडन में प्रयोग हो सकता है, 32 के अंतर्गत एविडेंस के प्रयोग हो सकता है, 27 के अंतर्गत प्रयोग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी एविडेंशियल वैल्यू। इसमें से गलत उत्तर बताना है 120 नंबर क्वेश्चन जो है, गलत उत्तर बताना है। और गलत उत्तर में आप देख लीजिए, आप एफआईआर के संबंध में कि किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना होती है, सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है, सूचना समय के अनुसार प्रथम होनी चाहिए और इसे सदैव लिखित होना चाहिए। गलत उत्तर बताना है, तो गलत उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट, आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं, और कोशिश करिएगा कि ये भी चेक करिए कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं। हालांकि अभी ये पुराना पेपर है तो इसमें आपके क्वेश्चन गलत बहुत कम ही होंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करिएगा। आगे वाले ईयर भी कुछ क्वेश्चन जो होंगे थोड़े और अच्छे होंगे, और गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, तो इसलिए इससे बचना है हमको। कितना सही कर रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गलतियां कितनी कम कर रहे हैं। और मैं बता दूं, पुलिस एक्ट को लेके आप लोगों के मन में थोड़ी सी दुविधा होगी कि पुलिस एक्ट कैसे होगा, तो पुलिस एक्ट के भी अब तो मैं पढ़ा तो नहीं पाऊंगा यूट्यूब पर, लेकिन पुलिस एक्ट के भी कम से कम 300 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव।
तो आप अपने से पढ़ते रहिए बेयर वगैरह, फिर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 121 देख लीजिए कि सीआरपीसी की 125 क्लास 4 के अंतर्गत पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारिता नहीं होगी यदि, गलत उत्तर बताना है। जारता का जीवन व्यतीत कर रही हो, बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से मना कर रही हो, पारस्परिक सहमति के आधार पर पति से अलग रह रही हो, वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती है। तो ये जो ग्राउंड है वो क्लास नंबर 4 में नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा प्राइवेट व्यक्ति को किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करता है गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कस हम लोगों ने किया था। तो ये धारा है सेक्शन 43 कि प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है जब उसके उपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस करेगा। तो देखिए ये अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में इससे भी आप गलती कर जाएंगे आते हुए क्वेश्चन भी, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन इनकरेक्ट बताने, और इनकरेक्ट बताना कठिन होता है। विधिमान्य वारंट के क्या आवश्यक तत्व हैं, इसमें गलत चुनना है आपको। लिखित होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, उसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए, अभियुक्त का नाम लिखा होना चाहिए, पता लिखा होना जरूरी नहीं है। तो इसमें से गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नाम और पता दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन कि आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? आजीवन कारावास कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर बी, सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश आजीवन कारावास तक की सजा दे सकता है। कौन सी धारा में बताया गया है? तो सेक्शन 28 में। क्वेश्चन नंबर 125 पढ़िए। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है। अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई है और अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई नहीं है। इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं? सही हो जा रहा है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा सही नहीं होगा, चौथा सही, 1 2 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये अन्वेषण का क्या उद्देश्य है, इन्वेस्टिगेशन का क्या उद्देश्य होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी, साक्ष्य एकत्र करना। नेक्स्ट देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। मैं पढ़ भले हिंदी में रहा हूँ, लेकिन आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, ऑप्शन का भी और क्वेश्चन का भी। 127 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका 127 नंबर क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 373। ये होता कब है कि सत्र न्यायालय अपने अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है? आप जानते हैं ना कि जैसे 117 के अंतर्गत जो प्रतिभूति देने का आदेश दिया जाता है, या 122 के अंतर्गत जो आदेश दिए जाते हैं, ऐसे आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति धारा 373 के अंतर्गत सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? अभियुक्त भी सक्षम साक्षी हो सकता है। ये कौन सी धारा में बताया गया है सीआरपीसी के? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 315 में है कि जब वो खुद न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है तो वो सक्षम साक्ष्य दे सकता है और शपथ पर अपना साक्ष्य दे सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वर्ष से अधिक
अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध होता है किससे, कौन सा प्रकार के मामले कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं वारंट मामले। 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास या मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय मामले जो होते हैं वो वारंट मामले होते हैं, और 2 वर्ष तक के मामले वारंट और एक समन केस होते हैं। तो 2X में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? आपके सामने ऑप्शन है। और ये ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय दे सकता है CJM। और जुर्माना कितना? अनलिमिटेड जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत लोक उपताप हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित कौन करता है? DM, SDM, अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और चौथा ऑप्शन है कि कोई भी, बिल्कुल 133 के अंतर्गत DM, SDM या सरकार द्वारा ऑथराइज किया गया कोई अदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कर सकता है आदेश। 132 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, आरोपी की रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है, और आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता है। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएगा, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 2C CRPC का। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ है? तो 2L में है CRPC के। ये देख लीजिए, CRPC की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कौन भरण पोषण 125 के अंतर्गत नहीं प्राप्त कर सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहोदर भाई। यूटेराइन ब्रदर जो होता है वो नहीं होगा, बाकी संतान होती है, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, फादर होता है, मदर होती है, डिवोर्स वाइफ भी होती है। तो ये बात एक्सप्लेनेशन में भी बताई गई है। नेक्स्ट, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। CRPC की मुख्य विशेषता क्या है? 1973 की जो CRPC बनी है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना है। क्योंकि DPSP में आर्टिकल नंबर 50 हम लोग देखते हैं तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का उद्देश्य है संविधान का। और इसी पर्पज के लिए 1973 में जब CRPC बनी तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिल्कुल अलग अलग कर दिए गए, उनके काम अलग अलग कर दिए गए। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी निरसित नहीं हुई है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सी निरसित नहीं हुई है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? से प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? हालांकि ये अब पूछेगा नहीं क्योंकि ये पुराना हो गया ना, 2002 का ये पेपर है और 2001 में अमेंडमेंट हुआ था, तो ये इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम वही बता रहे हैं जो आंसर आयोग ने सही माना हुआ है। ये है आपका अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के कौन से पैरा फरार अपराधियों से संबंध में उपबंध करते हैं?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 215 से 222 तक। अगला क्वेश्चन है कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये आप देख रहे हैं 139 नंबर क्वेश्चन कि एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद जाने देता है। वह दोषी है किस अपराध का? अब ये तो आप देख जान ही रहे हैं, कॉमन सेंस से भी लगा देंगे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी होगा। जब इलीगली किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी सदोष परिरोध का दोषी होता है, चाहे वो कोई भी हो। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 कि पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है? और ये है आपका 140 नंबर क्वेश्चन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जिले में विशिष्ट परिस्थितियों में अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था, धारा 15 के अंतर्गत। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? और इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर है सेक्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? और आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन का देख लिया जाए कि पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? जनरल डायरी से संबंधित प्रोविजन कहाँ है ये आप बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और सेक्शन 44 जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? सार्वजनिक सभाओं जुलूसों के लिए परमिशन देने से संबंधित पावर कौन से धारा में है ये? तो ये है सेक्शन 30 के अंतर्गत ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 145 कि उत्तर प्रदेश विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके प्रति? ऑप्शन ए देख लिया आप लोगों ने, अब ऑप्शन नंबर बी सी डी भी देख लीजिए। ये सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएम के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन है। ये है आपका अगला क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन है। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा त्योहारों पर जो संगीत में की ध्वनि जो तेज बजाई जाती है, कभी कभी सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा और तमाम नारे वगैरह जो लगे जाते हैं, या फिर अंबेडकर जयंती है, इन सब चीज़ों में आप देखते होंगे डीजे वगैरह की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो उसके संबंध में ये प्रावधान करता है। ये सेक्शन 30 का क्लास नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आज का सेशन आप लोगों का ख़त्म होने की तरफ ही है, और 147 नंबर क्वेश्चन ये है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अधीन लावारिस संपत्ति के भारसाधन में लगा कौन भारसाधन में रहता है लावारिस वस्तु के? इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक पुलिस अधिकारी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। और ये है आपका 148 नंबर क्वेश्चन, जो कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियाँ किसके अधीन हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन इधर होगा, ऑप्शन ए 32, बी 226, सी 311 और डी 309। तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 311। लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण जो है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि ये कहता है कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर, मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी है। सह अपराधी यानी एकम्प्लिस कौन होता है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टिट्यूट जो होती है वो हो जाती है, यानी वेश्या जो होती है वो सह अपराधी की श्रेणी में आती है। तो 2002 का जो लॉ का पेपर है हमारा, ये दूसरा पार्ट था, उसमें ख़त्म हो गया। अब हम जब अगला पार्ट लाएंगे तीसरे पार्ट में 2002 के बाद वाला पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर इतना सॉल्व कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं इसके बाद वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों का जल्दी से रिवीजन हो जाए। और मैंने जैसा कि बताया कि आप लोगों को पुलिस एक्ट के भी मैं 300 से कम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, तो वो भी करा दूंगा आपको। जो भी संभव हो पाएगा एपीओ की परीक्षा होने से पहले मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।